ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और अब हम आज की अपनी दूसरी क्लास लेकर आ गए हैं। फर्स्ट हमने मॉर्निंग में कवर किया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और अब हम अपना इंडियन पॉलिटी, और चाहेंगे कि हर दिन आपके लिए दो या एटलीस्ट कोई दो सब्जेक्ट हम कंटिन्यू चलाते रहें। तो आज हम इंडियन पॉलिटी की अपनी अगली क्लास को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टू थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड। तो इसमें आपने देखा होगा व्हाट इज स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स। मैं हर क्लास में आपको रिवीजन के तौर पे समझा चुका हूँ। इंडियन के टर्म्स में स्टेट को हमने डिफाइन किया था, और पॉलिटी के टर्म पे हमने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जाना था। वाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम इन जनरल एंड वाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। ओके, उसके बाद स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम देखने के बाद हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट देखे थे, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और इनके आपस में रिलेशंस के बारे में भी हम देख चुके हैं। इनके रिलेशंस के आधार पर, इनके आपस में जैसे रिलेशन होते हैं उसके आधार पर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनता है। और हमने उसमें ये चेक कर लिया है कि कितने तरह के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरियस वेरिएबल्स लाइक पीपल इन्वॉल्व्ड in the government system, what is the source of legitimacy of government, and the relationship among legislature and executive, and in terms of relationship between center and state। तो इतनी सारी बातों में से जितनी बातें आज हम कवर कर सकेंगे हम उस पर ध्यान देंगे। तो विदाउट एनी डिले थोड़ा सा हम रिलेशन अमंग थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का रिवीजन करते हुए आगे का आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। रिलेशंस के आधार पर हमने देखा था, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के रिलेशन के आधार पर तीन टाइप के हमने डायग्राम बनाए थे। इसमें पहला था, फटाफट से देखते हैं, कि तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे और एक सेंटर होगा। दिस इज एन नॉन डेमोक्रेटिक एंड अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तीनों यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक ही सेंटर में वेस्टेड होंगे, जैसा कि मोनार्किकल, डिक्टेटोरियल या फिर थियोक्रेटिक सिस्टम में देखने को मिलता है। अगला हमने देखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लेजिस्लेचर के अंदर से ही निकलेगा हमारा एग्जीक्यूटिव, एंड जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम बोथ दीज बॉडीज। और ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें दिखता है इंडिया में भी। तो इट विल बी अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये लोकतांत्रिक तरीका है कार्य करने का। और तीसरा इसमें फिर जो बचा हुआ कॉम्बिनेशन रह जाता था वो था सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन के आधार पर, in which legislature, executive and judiciary, all of the three are separated from each other and all of the three check and balance each other's actions। ओके, एग्जीक्यूटिव के कोई भी डिसीजन वो नहीं हो सकते जो लेजिस्लेचर ने पास ना किए हों, और लेजिस्लेचर से पास किए गए किसी भी कानून को एग्जीक्यूटिव तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि उसे वो ठीक ना लगे। इसके अलावा जुडिशरी के सारे मेंबर्स का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव करेगा, लेकिन उसके लिए रेटिफिकेशन चाहिए होता है लेजिस्लेचर का। ये सब हमने डिस्कस किया था। और ये सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन है, दैट इज प्रिवलेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आसानी से हम ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो दीज आर द रिलेशन अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है। अब आज हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम कौन कौन से होते हैं। मोनार्की और डेमोक्रेसी, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम तो हम बेसिकली जानते ही हैं। फर्स्ट देखते हैं मोनार्की। मोनार्की में अच्छा एक कैटेगरी होगी, किस किस कैटेगरी के आधार पर। सो इन टर्म्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, इसके आधार पर कितने लोग उस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं कितने टाइप की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसमें आपको हर ये जो मोनार्किकल स्ट्रक्चर है अलग अलग कैटेगरीज में दिखेगा, बट उसकी वजहें अलग अलग होंगी। अभी हम जिस आधार पर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चेक कर रहे हैं वो देख रहे हैं नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। सो मोनार्किकल या डिक्टेटोरियल सिस्टम में आपको क्या लगता है कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं।
सीधी सी बात है, इसमें एक ही इंसान ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और बाकी सब उसके अधीन होते हैं। सो इफ ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्टेड इन वन पर्सन then it is called monarchy or sometimes dictatorship। एक इंसान अगर है, पर्सन इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एक ही है, बाकी तो मंत्री वगैरह जितने भी होंगे दीज आर इररेलेवेंट। जस्ट किंग या डिक्टेटर मैटर करता है, वो जब चाहे जिसे हटाए या फिर तैनात कर ले। एक पर्सन है इन्वॉल्व तो ये मोनार्किकल सिस्टम होगा या डिक्टेटोरियल सिस्टम होगा। नेक्स्ट एक वर्ड है ओलिगार्की, देखते हैं ये क्या है। दिस इज ओलिगार्की। When the power is centered around a small group of people, then it is called oligarchy। एक इंसान से हटके अब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आ गया। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को हिंदी में आप कह सकते हो एक गुट या एक ग्रुप, और इसके आधार पर ओलिगार्की को कहते हैं गुट तंत्र। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न अ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड ओलिगार्की। एक से आगे हम बढ़े ग्रुप में, लेकिन ये ग्रुप है स्मॉल, यानी कि कुछ चंद लोगों के हाथों में अगर पावर होगी तो। कहीं कहीं किसी किसी देश में हम देखते हैं कि किंग तो नहीं है, लेकिन कुछ नंबर ऑफ पीपल हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है वहाँ के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चलाने में। ये डेमोक्रेटिक तरीका भी हो सकता है और नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि द पावर सेंटर इज अराउंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, देन इट इज नॉन डेमोक्रेटिक ही रहेगा। तो जहाँ पर एंशिएंट रोमन एम्पायर में हम इस तरह के सिस्टम देखते थे, जहाँ कुछ लोग मिलकर एक सिस्टम चलाते थे, और ये ओलिगार्की कहलाता था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द पब्लिक, और व्हेन ऑल द पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर, जब सभी के सभी लोग पावर का सोर्स होते हैं। किस चीज की पावर? गवर्न करने की पावर, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। एक इंसान, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल से हम आ गए ऑल पीपल, सब के सब। तो जो इंडिया में है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल का पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम सब लोग मिलके इस देश में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ लोगों को ये अधिकार देते हैं कि वो गवर्न करें। So this is monarchy, oligarchy and democracy in terms of people involved in the government structure। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। Now we see the other category, या किसी और नजरिए से देखते हैं। तो दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि in terms of source of the legitimacy to govern, जो भी गवर्नमेंट चल रही है उस गवर्नमेंट के चलने के लिए उसको वैधता या उसको लेजिटिमेसी कौन प्रोवाइड करता है, कौन कहता है कि हाँ आप गवर्न कर सकते हो। वो सोर्स हमें अगर ढूंढना हो और उसके आधार पर फिर देखना हो तो कितने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज थियोक्रेसी, इतना कि आप समझ गए होगा। यहाँ रिलीजियस टेक्स्ट वो सोर्स है जो किसी भी इंसान को पावर देगा कि वो गवर्नमेंट चलाए। इस केस में वो काम रिलीजियस लीडर करेगा। रिलीजियस लीडर अथॉरिटी है किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन की। तो यहाँ पर सोर्स है होली बुक या रिलीजियस टेक्स्ट, और वो अथॉरिटी देता है रिलीजियस लीडर को गवर्नमेंट चलाने की। तो लेजिटिमेसी का आधार पवित्र किताब या कोई भी धर्म ग्रंथ होगा। इस आधार पर वो सिस्टम होगा धर्मतंत्रीय या थियोक्रेटिक सिस्टम। एरिस्टोक्रेसी, यहाँ सोशल ट्रेडिशन होते हैं सोर्स जो लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं एक खास कम्युनिटी को। एक इलीट कम्युनिटी होगी सोसाइटी में और वो सारा कुछ अपने हाथ में ले लेगी। और यहाँ पर आप देखोगे एरिस्टोक्रेसी का रिश्ता जुड़ेगा ओलिगार्की से। एरिस्टोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं कुलीन तंत्र, यानी कि कुछ लोगों को अच्छे कुल, अच्छे परिवार का मान लिया जाता है और ऐसा सोशली ट्रेडिशन है कि इस कुल के लोग ही हमेशा राज करते हैं, या फिर
सत्ता में ये लोग रहते हैं, पावर में ये लोग रहते हैं। इस तरह के सोशल ट्रेडिशन जो सोसाइटी मान लेती है, वहाँ एरिस्टोक्रेसी देखने को मिलती है, जिसे कुलीन तंत्र कहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं और वो कुछ लोग एक खास तबके से आते हैं, खास तरह के परिवारों से आते हैं। तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि जो एरिस्टोक्रेसी है वो नज़दीक है ओलिगार्की के, क्योंकि कुलीन तंत्र में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इलीट पीपल होते हैं जो कि गवर्नमेंट चलाते हैं। तो स्मॉल ग्रुप का मतलब हियर वी हैव सीन दैट स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो एरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्की आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, तो 3 टाइप के सिस्टम देखे, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। एक इंसान है तो मोनार्की या डिक्टेटरशिप, एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो ओलिगार्की, सभी लोग इन्वॉल्व है तो डेमोक्रेसी। इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी टू गवर्न, उसमें अगर कोई होली बुक है लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है जो गवर्नमेंट को, तो वो थियोक्रेसी होगी। अगर कोई सोशल ट्रेडिशंस हैं जो किसी एलिट ग्रुप को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं गवर्न करने की, तो वो एक एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम होगा। और उसके अलावा इफ द सोर्स ऑफ पावर और लेजिटिमेसी टू गवर्न कम्स फ्रॉम मिलिट्री पावर, तो जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी, बाहुबल या सैन्य बल होगा, अगर वो है सोर्स लेजिटिमेसी का, यानी कि ताकत सोर्स है, ताकत की वजह से आप गवर्न कर सकते थे चीज को, तो वो सिस्टम होगा मोनार्की, यानी कि राजतंत्र। जैसा कि पुराने जमाने में हम देखते थे, एक राजा कमजोर हो जाता था तो उसका जो राज्य है वो छिन जाता था उससे, और उस इंसान को मिलता था जिसके पास ज्यादा शक्ति हो, ज्यादा बल हो, ज्यादा मिलिट्री पावर हो। तो मिलिट्री पावर लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है किसी भी गवर्नमेंट को, वहां कहा जहां राजतंत्र होता है, दैट इज मोनार्किकल सिस्टम। एंड इफ द सोर्स ऑफ पावर आर द पीपल, फिर से हम देखते हैं अगर जब लोग ही लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, जैसे कि हम अपने संविधान में लिखते हैं हम भारत के लोग, एंड सो के बाद इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ लोगों को है, लोग हैं सोर्स सारी की सारी लेजिटिमेसी का। तो डेमोक्रेसी आपको 2 एस्पेक्ट में समझने को मिली होगी। इफ ऑल ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। एंड इफ द सोर्स ऑफ द legitimacy to govern is the people of the country, then it is called the democracy। तो डेमोक्रेसी 2 मायनों से देखने पर समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ये हम इससे जस्ट पिछली क्लास में भी इसका ग्लिम्स देख चुके हैं, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बेसिकली हमें इस पे अभी ज्यादा वी आर गोइंग, अच्छा मैम sorry, so what we are doing, we are seeing now next category in terms of the relationship between the legislature and executive। legislature और executive के बीच कैसा relation है, उसके आधार पर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो legislature, अगर ये सर्किल है और एग्जीक्यूटिव का रिलेशन ऐसा है कि लेजिस्लेचर से ही निकलता है एग्जीक्यूटिव, इट मीन्स इट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप पिछली क्लासेस देख लीजिए, उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया है। एंड इफ लेजिस्लेचर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर, देन इट इज कॉल्ड अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होंगे तो ये एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा। एक बार मैं इन चीज़ों को पढ़ लेता हूँ, हालांकि ये सब एक्सप्लेन हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो आपको समझने में आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। Executive is not independent of the legislature, but it derived from legislature itself. Then this kind of a structure is called parliamentary structure. And the head of the executive is not the member of legislature. यानी कि executive अलग है किससे, legislature से। He got elected, he or she, यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल अगर हुआ है, he got elected by the people through electoral college। There is no obligation for him to select the ministers from the legislature। वो अपने मिनिस्टर, ऐसा जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेचर का वो हिस्सा हो, उन्हीं में से चुने, बल्कि वो अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है। किस लिए, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए। इन एवरी सेंस द एग्जीक्यूटिव
in every sense of executing the power of the government, he is independent of legislature. यहाँ पर ये फिगर में हमें दिख रहा है, legislature and executive are independent, and it is the presidential system of government. The only relation both legislature and executive have is of checks and balance. So in terms of relation between legislature and executive, we have seen parliamentary system, presidential system, and in terms of people involved, we have seen monarchy, oligarchy and democracy. In terms of source of the legitimacy of to govern, theocracy और aristocracy है, उसके अलावा monarchy और democracy है. Now we see that कि अब in terms of relation between center and states, सेंटर और स्टेट के बीच कैसा रिलेशन है, उसके आधार पर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखेंगे. तो हमने 3 टाइप के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इसमें स्टडी करने होंगे. वन इज कन्फेडरेशन, अनदर इज फेडरेशन एंड द थर्ड वन इज यूनिटरी सिस्टम. फेडरेशन और यूनिटरी सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी हम पिछली क्लासेस में दे चुके हैं. दैट इज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट, बट अभी हम इसे और इलेबोरेटली और ठीक से समझेंगे. तो कन्फेडरेशन के लिए सबसे पहले तो हम ये लाइन अगर देख लें, इसके बाद इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे. तो कन्फेडरेशन इज डिस्ट्रक्टिबल यूनिट ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. जब हम इनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो ये सिर्फ एक लाइन आपके लिए काफ़ी होगी समझने के लिए कि कन्फेडरेशन होता क्या है. सिमिलरली फेडरेशन इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, और यूनिटरी सिस्टम या यूनियन कहलाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. इन तीनों चीजों को समझने के लिए चलिए एक दायरा बनाते हैं. सपोज इट इज अ कंट्री, ये उसकी बाउंड्रीज हैं, एंड अगर इस कंट्री में छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ओके, इस तरीके से S1 S2 S3 एंड सो ऑन Sn तक हम जाए. ये सारे स्टेट अगर, देखिए कन्फेडरेशन क्या कह रहा है, डिस्ट्रक्टिबल यूनिट ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि ये स्टेट तो इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होंगे, इनका एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहेगा, लेकिन जिस दायरे के अंदर ये हैं दैट इज डिस्ट्रक्टिबल. ये गायब हो सकता है और ये स्टेट अपने अपने इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ले सकते हैं, तो इसे कहते हैं कन्फेडरेशन. इसे और ठीक से अभी समझेंगे. कन्फेडरेशन में स्टेट मिलके एक सेंटर बनाते हैं और सेंटर का अपना कोई खास वजूद नहीं होता है, बल्कि स्टेट्स ज्यादा शक्तिशाली होते हैं. तो सेंटर जब चाहे उसको डिसॉल्व सेंटर को किया जा सकता है और स्टेट अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को बनाए रख सकते हैं. ये आता है हमारा कन्फेडरेशन, जहां पर एक सेंटर कमजोर है, वीक सेंटर है इसमें, और स्टेट ज्यादा पावरफुल है. उसके बाद आता है फेडरेशन. इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि अभी हमने जो S1 S2 S3 S4 देखे थे इन टर्म्स ऑफ कन्फेडरेशन. फेडरेशन के टर्म में हमने क्या किया था कि इसका जो यूनियन है जिससे बने हैं उसको हमने गायब कर दिया था, लेकिन अब ना ये यूनियन गायब होगा और ना ही कोई स्टेट गायब हो सकते हैं. सब अपनी जगह इनडिस्ट्रक्टिबल है. एक बार ये बन गया है स्ट्रक्चर तो ये बन गया है, यानी कि सेंटर भी रहेगा और स्टेट भी रहेंगे. तो दो अगर एंटिटी रहेंगी तो दोनों में पावर टसल हो सकता है ना. तो इनकी जो पावर्स हैं सेंटर की भी और स्टेट की, दे आर डिफाइंड, वो निर्धारित होंगी, कोई एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेगा. एंड द डेफिनेशन ऑफ पावर बिटवीन दीज टू, या उनके बीच कैसे कोई काम होगा, वो सारी बातें लिखी गई होंगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट विल बी डेफिनेटली अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सॉरी, रिटन की स्पेलिंग जो भी है WRITTEN. तो फेडरेशन में यूनियन भी रहेगा, स्टेट भी रहेंगे. स्टेट भी इंडिस्ट्रक्टिबल है, यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन स्टेट मिलकर यूनियन बनाएंगे और अब एक बार यूनियन बन गया तो उसको कोई हटा नहीं सकता. दिस इज अ फेडरेशन. और इसमें आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, इसमें आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी मिलेगी. वो क्यों मिलेगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको पिछली क्लासेस में मिल जाएंगे. उसके बाद थर्ड जो हम देखते हैं
वो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये एकदम उल्टी स्थिति है जो पहली वाली स्थिति थी उससे। यहाँ स्टेट्स ने मिलकर एक सेंटर बनाया था और सेंटर हमने गायब कर दिया था कौन से कॉन्फेडरेशन में, लेकिन अब हम गायब करेंगे स्टेट्स को। स्टेट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इन्होंने मिलकर एक सेंटर तो बनाया, बट सेंटर इज द माइटीएस्ट या पावरफुल है, और जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनका अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको कैसे भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। सेंटर ज़्यादा पावरफुल है और स्टेट कम पावरफुल है। तो आई होप आपको तीन स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे, इन्हीं के बारे में हमने आगे ये जो नोट्स हैं इनमें लिखा हुआ है। कन्फेडरेशन एक बार फिर आराम से समझ लेते हैं। कन्फेडरेशन बहुत, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, हम इसको किस आधार या किस नज़रिए से स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हम इसे भाई ये स्टडी कर रहे हैं बिकॉज इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार के बीच के रिश्ते के आधार पर कैसा गवर्नमेंट सिस्टम बनता है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो अगर सेंटर है और स्टेट है तो उनके बीच के रिलेशन देखते हैं। अगर सेंटर कमजोर है, स्टेट ज्यादा पावरफुल है, सेंटर का अपना कोई वजूद नहीं है, तो ये कॉन्फेडरेशन है। इसको हिंदी में परिसंघ कहते हैं। यहाँ स्टेट पावरफुल है। फिर आता है अगर सेंटर भी अपनी जगह बन चुका है, बहुत सारे स्टेट ने मिलकर एक सेंटर बना दिया है और सब मिलके एक साथ चिपक के एक कंट्री बना चुके हैं, तो अब वो सेंटर डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, न ही स्टेट डिस्ट्रक्टिबल, जो जैसा बना था वो पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। तो इसको फेडरेशन कहते हैं। इसका हिंदी में टर्म यूज होता है संघ या संघीय व्यवस्था। इसमें सेंटर और स्टेट को एग्जिस्ट कर रहे हैं। और फिर तीसरा बचता है जिसमें सेंटर ही ऑलमाइटी है, पावरफुल है, उसको कहते हैं यूनिटरी सिस्टम या एकात्मक व्यवस्था। और यहां आपको दिखेगा, यहाँ आपको कौन दिखेगा पावरफुल? यहाँ पावरफुल दिखेगा आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर। स्टेट होंगे अगर, पहली बात तो स्टेट होंगे नहीं, छोटे छोटे गांव या काउंटी या डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, वहीं ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यूनिटरी सिस्टम वाला। और इनकेस कुछ स्टेट होंगे भी तो दे आर जस्ट, मतलब एक एंटिटी है, उनको कभी भी डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनकी बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, उनका नेचर बदला जा सकता है। तो यहाँ सारी की सारी पावर है सेंटर के पास। पहले में स्टेट पावरफुल, थर्ड में सेंटर पावरफुल, और बीच वाले में दोनों पावरफुल। अब देखते हैं कि क्या लिखा गया नोट्स में, एंड देन वी विल कंक्लूड आवर क्लास। So there are no perfect example of such systems nowadays because every country adopted different ideas for their needs and designed their own systems, which are not confined to the standard definition of any of the type of the government. आज की डेट में ऐसा कोई परफेक्ट एग्जाम्पल ढूंढना मुश्किल है जो जिसको हम सीधे सीधे कहें कि ये बड़ा बिल्कुल सीधा और स्पष्ट एग्जाम्पल है किसी कन्फेडरेशन का या किसी फेडरेशन का या किसी यूनिटरी सिस्टम का। समय के साथ क्या हुआ है कि सभी देशों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम चला लिए हैं। और उन सब सिस्टम्स में क्या है कि उन्होंने नए नए तरीके अडॉप्ट किए हैं। उन्होंने एक ही सिस्टम पे बंधे रहने की कोशिश नहीं की। उनके कंट्री में जो भी सूटेबल कंडीशंस थी उनको ले लिया। अगर उन्हें यूनिटरी सिस्टम की कुछ बातें अच्छी लगी तो उन्होंने यूनिटरी सिस्टम को अपना लिया उस एस्पेक्ट में। अगर उन्हें फेडरेशन की भी कुछ बातें अच्छी लगी तो यूनिटरी के साथ साथ फेडरेशन की भी कुछ बातें अपना ली और एक मिक्स्ड काइंड ऑफ एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, तब भी हम इसके कुछ एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन से मिलते जुलते एग्जाम्पल हैं। ये इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी और आज की डेट में ऐसा कोई परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हाउएवर देयर आर सच सिस्टम एग्जिस्ट, कुछ हैं ऐसे सिस्टम, और इन द पास्ट वी हैव सीन सम एग्जांपल्स ऑफ सच सिस्टम एंड थ्रू देम वी कैन एनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने पहले कुछ ऐसे एग्जांपल देखे हैं, अभी भी कुछ हैं जो मिलते जुलते हैं, बहुत सारा नज़दीक हैं किसी ऐसी डेफिनेशन के जो कन्फेडरेशन की है या फेडरेशन की है या यूनिटरी सिस्टम की है। तो इन तीनों के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सिस्टम कौन से हैं। There are many examples of monarchy, theocracy and democracy which have been seen historically, like dynastical empires, theocratic societies, democratic countries nowadays. Similarly, the example of oligarchy and aristocracy can be seen in ancient Greek societies. If we closely
observe some of the government system globally, we can see the reminiscent of such type of governments in today's world too. तो मोनार्की के, थियोक्रेसी के, डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हमने देखे हैं उस तरह के समाजों में जहाँ राजतंत्री व्यवस्था थी, धर्मतंत्री व्यवस्था थी, और आज की डेट में लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसी तरह हमने गुटतंत्र और कुलीन तंत्र के एग्जाम्पल प्राचीन ग्रीक सोसाइटी में देखे थे या रोमन सोसाइटीज में भी देखे थे। इसी तरह हम कॉन्फेडरेशन के एग्जाम्पल को अगर ढूंढें तो कॉन्फेडरेशन इज अ काइंड ऑफ, सबसे पहले तो वही डेफिनेशन बताएंगे जो मैंने आपको बताई थी, जिसको इलेबोरेट किया था। कॉन्फेडरेशन इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन विच देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटर। ये बात अंडरलाइन करने लायक है और यहीं से सब कुछ समझ में आ जाता है। एंड इट हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इधर। इट हैज मतलब किसकी नहीं है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो सेंटर की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, न तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, न ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो बस स्टेट्स के साथ में आने के लिए एक जरिया मात्र बना हुआ है। Various independent states or provinces jointly came to an agreement that in some areas of governance they will collectively do the administration, and for this they create a center. इस पर्पस के लिए वो आपस में मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे और एक एंटिटी के रूप में रहेंगे, और बाकी अपने सारे जो घरेलू काम है, अपने इंटरनल मैटर्स हैं, वो खुद सॉल्व करेंगे। बाकी बाहरी कामों को करने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए वो एक सेंटर को क्रिएट करते हैं और उसका उतना ही एग्जिस्टेंस है। The constituent units of this system, that is the states, इसको बनाने, इस सिस्टम को बनाने वाली छोटी छोटी इकाइयाँ जो कि राज्य या स्टेट हैं, always have the freedom to disassociate themselves from the center. उनकी मर्जी है कि कभी भी वो अपने को सेंटर से अलग कर लें। ये है कॉन्फेडरेशन की बात। सिमिलरली फेडरेशन इज लेस फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन विद कॉन्फेडरेशन। आपने पिछले देखा था, यहाँ पर सेंटर भी रहेगा, स्टेट भी रहेगा, तो ये लेस फ्लेक्सिबल है, वहां सिर्फ स्टेट थे पावरफुल। इन दिस सिस्टम ऑल्सो स्टेट्स केम टुगेदर टू फॉर्म अ सेंटर, बट दे डू नॉट हैव द राइट टू डिसएसोसिएट फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेम है कॉन्फेडरेशन के की तरह, कहाँ तक, वहां तक जहां तक कि ये आपस में मिल के एक सेंटर बनाते हैं बहुत सारे स्टेट्स। इसके बाद ये कॉन्फेडरेशन से अलग हो जाता है। कॉन्फेडरेशन कहता है कि स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, जब चाहे इससे अलग होके रह सकते हैं, और सेंटर की अपनी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये जब चाहे ख़त्म किया जा सकता है। मगर जब फेडरेशन बनाते हैं आप, तो सिमिलरली आप एक सेंटर बनाते हैं बहुत सारे स्टेट्स मिलके, और अब ये इंटैक्ट रहेगा, यानी कि कोई स्टेट इससे बाहर नहीं जा सकता, ना ही सेंटर को ख़त्म किया जा सकता है। द थर्ड टाइप इज अ यूनिटरी सिस्टम इन विच सेंटर इज ऑल पावरफुल। अगर एक सेंटर हो और यही पावरफुल हो, छोटी छोटी इकाइयां हैं जिन्हें हम स्टेट भी ना कहें, इनकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, ऑल पावर लाइज विद इन सेंटर, तो दैट इज कॉल्ड यूनिटरी सिस्टम। जनरली इन स्मॉल कंट्रीज जहाँ छोटा ज्योग्राफिकल एरिया और एक स्मॉल पॉपुलेशन हो, वहाँ यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, और जहाँ बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया और बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन हो, वहाँ फेडरेशन देखने को मिलता है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो where a central authority is enough to govern the nation, we saw such type of government system because it is a small country और एक central authority से काम बन जाएगा। Here states do not have any special right, neither they have definite powers. States only have to do the task given by central government. Not only that, if center wishes, then it can alter the boundaries of any states, change the name of any state, can make new states and dissolve any old state. तो स्टेट के साथ कुछ भी खेल कर सकता है सेंटर, इतना ऑलमाइटी पावरफुल रहता है यूनिटरी स्ट्रक्चर में। यहाँ तक बात क्लियर है? कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटरी सिस्टम की डेफिनेशन हमको क्लियर हो गई है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सम एग्जांपल्स ऑफ दीज सिस्टम्स आर, देखते हैं। द फॉर्मर यूएसएसआर, यूएसएसआर जिसका एक बड़ा हिस्सा आज के समय में जो बचा हुआ रह गया है वो है रशिया। तो यूएसएसआर इज यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, सॉरी, यूनियन ऑफ, तो फॉर्मर यूएसएसआर जो था, सॉरी देयर इज अ प्रॉब्लम, आई थिंक
Yes, now it is okay. Just a minute, I'm extremely sorry for the delay. तो यूएसएसआर जो था, यानी कि पुराना रशिया का जो हिस्सा था, वो इन प्रिंसिपल वाज अ कॉन्फेडरेशन। ये अगर हम समझे जो कॉन्फेडरेशन की डेफिनेशन है उसके आधार पर इन प्रिंसिपल ये कॉन्फेडरेशन का तरीका या एक नमूना था, एक एग्जाम्पल था। एंड द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर इटसेल्फ डिनोट्स दैट द सेंटर इज डिस्ट्रक्टिबल इन अ कॉन्फेडरेशन। तो यूएसएसआर जो बाकी सारे देश जिनमें आज का यूक्रेन भी शामिल है, इन सबसे मिलकर बना था। वो सारे देश अलग हो गए, वो स्टेट थे इस बड़े कॉन्फेडरेशन के, जिसे यूएसएसआर कहते थे। और ये क्योंकि कॉन्फेडरेशन था तो इसमें सेंटर को इम्पोर्टेंस नहीं थी। और एक टाइम के बाद इन अर्लियर 90s के टाइम के पीरियड में ये डिसॉल्व हो गया एज अ सेंटर और सब देश अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में आ गए। तो इसको हम समझ सकते हैं यूएसएसआर को एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? कन्फेडरेशन। Similarly, United States of America formed initially like a confederation and with time it becomes a federation. शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसी तरह बना था, बहुत सारे स्टेट आपस में मिलकर एक कंट्री बना रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसके बाद लेट्स डू टाइक्वांडो, हेलो गुड आफ्टरनून। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कन्फेडरेशन से वो फेडरेशन में चेंज हो गया, यानी कि सेंटर पावरफुल हो गया और स्टेट को सेंटर से अलग होने का राइट अब नहीं रहा, जो कि पहले हुआ करता था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज के समय में फेडरेशन का एक एग्जांपल है। सिमिलरली स्विस कन्फेडरेशन ओनली हैव कन्फेडरेशन इन इट्स नेम बट प्रैक्टिकली इट इज अ फेडरेशन इन विच कैंटन, वहाँ की जो स्टेट है उन्हें कैंटन कहते हैं, ये छोटी इकाइयां हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्हें कैंटन कहते हैं। कैंटन डू नॉट हैव द राइट टू डिसएसोसिएट देमसेल्व्स, यानी कि ये भी एक फेडरेशन है। अगर आप देखें तो कैंटन बहुत सारे मिलके स्विस कन्फेडरेशन बनाते हैं और ये कैंटन इससे अलग नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई इट इज फेडरेशन। जर्मनी इज अनदर एग्जांपल ऑफ फेडरेशन। इसी तरह जर्मनी फेडरेशन का एग्जांपल है। ब्रिटिश एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटिश और फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटिश में ब्रिटेन पार्लियामेंट ही सब कुछ करती है, ब्रिटेन का सेंटर वही सब कुछ चलाता है और वहाँ स्टेट्स की एग्जिस्टेंस नहीं है। छोटी छोटी काउंटीज होती हैं, वो गांव या फिर छोटे छोटे कस्बे हैं बस, और सेंटर ही ऑलमाइटी पावरफुल है। इसी तरह फ्रांस में भी है। तो फ्रांस यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट है। जर्मनी, स्विस कन्फेडरेशन या स्विट्जरलैंड या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फेडरेशन का एग्जांपल है। और जो पुराना यूएसएसआर था वो कन्फेडरेशन का एग्जांपल माना जा सकता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। These are the examples of confederation, federation and unitary system, and we have learned about different type of government system. Tomorrow we will study evolution of constitutionalism and democracy. इसके बाद हम आज की जो क्लास है इसका भी हल्का रिवीजन कल ये क्लास के इनिशियल मिनट्स में कर लेंगे। So if you find it useful, please like the video, share and subscribe it to your friends. And if you have any query related to defense exams, then do contact us in the given numbers. Till then, all the best for your preparations. Bye bye.